असल में जैसे कि आगाज़ से पहले खुदा की तारीफ करते हैं, जिनके लिए मैं जवान सर को जो हमारे स्कूल के टीचर हैं उनको मैं बताता हूँ और वो कलामी पाक की किताब बताते हैं। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। चूँकि असल मकसद जो हमारा बच्चे इसका तारुफ कराना है और इन मकासद को हमारे सामने लाना है, लेकिन चूँकि दीन हमारा अखलाक सिखाता है, इसलिए बहैसियत मेहमान के और हम बहैसियत मेजबान के हम इनके खिदमत में पेश करते हुए इनके इस्तेमाल को आगे बढ़ा देते हैं। मैं सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट बॉडी चेयरमैन डॉक्टर साहब रखान की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मोहम्मद सलीम काजी साहब जो कि ब्रिटिश सोसाइटी के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप इनकी खिदमत में बोल देकर इनका इजाज़त देते हैं। उसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे इकबाल भाई करकार साहब जो कि हमारे सोसाइटी की CEO हैं, आप शेख अब्दुल रशीद साहब की खिदमत में जो कि हमारे श्रम का काम अंजाम देते हैं। और फिर इसके बाद मैं हमारे जावेद साहब बनियान साहब जो कि हमारे स्कूल कमेटी चेयरमैन हैं, इनको जहमत देता हूँ कि आप जो है निसार अहमद काहिंकर साहब के खिदमत में बोल देकर उनका इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद मैं हमारे नाजिम साहब काजी जो कि हमारे रुकन हैं, उनको जहमत देता हूँ कि आप नज़ीर साहब तामल कर जो कि डिविजनल मैनेजर हैं, इनके खिदमत में आप बोल देकर इनका इस्तेमाल करें। फिर मैं थोड़ी सी जहमत हमारे ताजिद प्रकाश साहब जो कि हमारे साबिक एक्सटेंशन डिविजनल ऑफिसर हैं, आपको मैं जहमत देता हूँ कि आप अशफाक साहब छोड़कर इनकी खिदमत में बोल देकर इनका इस्तेमाल करें। जी, अब चूँकि वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा तूल न देते हुए सीधा मौजू की तरफ आते हुए मैं आप जिम्मेदारान के लिए दरख्वास्त करता हूँ जिस मकसद को आप लेकर यहाँ तशरीफ लाएँ उस मकसद को आप इनके सामने पेश करें। और चूँकि आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इलामुल्लाह आपकी जो भी सवालात हों, आपके जो भी हैं मुश्किलात हो या फिर आपके दिलों में जो भी डाउट्स हो, आप सब इनसे रूबरू हो सकते हैं। और फिर मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ जिस मकसद को लेकर आप आए हैं इनके मकसद में हम इंशाअल्लाह पूरा काम करेंगे। चाहता तो मैं ये था कि मैं यहाँ की लोकल जुबान में बात करूँ, यानी कोकनी जुबान में बात करूँ, मगर ये है कि मैं जिस खत्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ सावंतवाड़ी, उस इलाके में उर्दू भी बोली जाती है। मेरे ख्याल से राजापुर और रत्नागिरी की इस तरह तक ही लैंग्वेज। सो मेरे साथी हैं जो कमांड रखते हैं उर्दू लैंग्वेज, मैं यहाँ जो हम आए हैं 10-12 दिनों से डिफरेंट ग्रुप्स में इसकी तश्कील कर रहे हैं।
कि हम क्या है, बैतुल नसर क्या है और बैतुल नसर का यहाँ आने का मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। अब अगर हम में से कुछ लोग बैतुल नसर के ताल्लुक से जानते भी होंगे कि बैतुल नसर को ये शर्फ हासिल है कि हिंदुस्तान में जो गैरसुद्दीन निज़ाम का परचम लहराया सबसे पहले वो बैतुल नसर में लहराया। उसके बाद 50 सालों में गुज़श्ता बहुत सारे अदारे आए और काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे अदारे बैतुल नसर को फॉलो करते हैं एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, प्रिंसिपल्स आर कंसर्न। तो बैतुल नसर की कारगुजारी ये रही है कि गुज़श्ता 50 सालों में बैतुल नसर ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि लोगों की माशरे की ज़हन साजी की है। जब हमने 1973 में इसका बाकायदा हमारे बानी मोहम्मद हुसैन कटकटे साहब, जिनका जिक्र और तारुफ इंशाअल्लाह बाद में करेंगे, जहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने जब इसका वो रखा तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी 1973 से लेकर 1976 तक। 1976 में बाकायदा जो ज़ाब्ते थे हुकूमत उस वक्त के, वो पूरे करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन जब हुआ बैतुल नसर का तो उस वक्त बैतुल नसर का कुल सरमाया 1200 रुपया था, 12,000 रुपया। और बैतुल नसर का आज का जो 50 साल सफ़र है उसमें करोड़ों रुपए का अभी बैतुल नसर का डिपॉजिट बेस और टर्नओवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बम्बई में तो हमने बहुत हद तक अपनी सहूलतें फराहम की है लोगों को और आइंदा भी वो सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब ये था कि कोकन और खत्ता कोकन से मुख्तलिफ इलाकों से हर महीने में तकरीबन 2 या 3 दरख्वास्तें हमारे पास आया करती हैं, ईमेल की शक्ल में, रिटर्न एप्लीकेशन की शक्ल में, कि हमारे इलाकों में भी बैतुल नसर की जो खिदमत है वो शुरू की जाए, हमको भी मुहैया कराई जाए। तो उस गर्ज से हम 2-3 साल पहले से कोशां थे कि हुक्काम को हम आमादा करें कि हमको मुंबई के अलावा, अब तक हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो ग्रेटर मुंबई तक महदूद था, मुंबई से बाहर हम काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद में हमारी जद्दोजहद काम आई, रंग लाई और हम लोगों को पूना के अलावा भी महाराष्ट्र के दीगर ज़िलों में काम करने का उन्होंने परमिशन ग्रांट किया है, जिसमें सबसे अहम अगर हम कहें यहाँ के इस खत्ते के ताल्लुक से तो रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िलों का हमको परमिशन ग्रांट हुआ है। अब जब परमिशन ग्रांट हुआ तो उसके बाद भी हमने अपना जो हमारा लोकल नेटवर्क है यहाँ पर, हमारे जो जानने वाले हैं, खासकर चिपलून और रत्नागिरी इलाकों में जो लोग हैं, या महाड़ में मूर्ति कुलकर साहब वगैरह हैं, उनका जो नेटवर्क है वो उन्होंने भी खुशी का इजहार किया कि हम अभी इंशाअल्लाह कोकन के खत्ते में अपने ब्रांचेस शुरू कर पाएंगे। तो जब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हमने इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने बखुशी हम लोगों को इजाज़त दी कि आप एक सर्वे टूर पर निकलिए और वहाँ जायज़ा लीजिए कि आया हम कौन से इलाके से पहले शुरू कर सकते हैं, क्या हमारा वहाँ पर लोकल लोगों की हमारे साथ में कैसी वो है ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग बनती है और उनका जो अमली इश्तिराक कैसे होगा वो आप जायज़ा ले लीजिए। लिहाजा उसी टूर पर हम निकले हैं और हमने शाही मोरबा से 20 तारीख को अपना सफ़र शुरू किया था। आज यहाँ आते आते ये दिन में एक के बाद दिगर हम हर इलाके में गए, शाही, मोरबा, मसला, बानकोट, गोरेगांव होते हुए कल रात हम यहाँ पहुँचे थे। और इस बीच में आप यकीन मानिए कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना हम लोगों को ताउन मिला है, बहुत ज़्यादा ताउन। और जब हम यहाँ से डेली रिपोर्ट कर रहे हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेम्बरान को तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है हम लोगों को जिसकी हमने तवक्का भी नहीं की थी। दाखिले में जब हम रात में इंटर के देर रात आए, हमारी बहन यहाँ रहती है उसी रेसिडेंसी में, उनके वहाँ हम ठहरे और सुबह जल्दी हमने अपनी फिर दोबारा नेटवर्किंग शुरू की। हमारे साथ में जनाब शहबाज खोद साहब थे, हमारे एक्स एम्प्लॉई हैं ये दोनों भी, अब्दुल करीम खोद साहब एक फरारे से वो भी हमसे हमारे साथ में सुबह से थे। हम काफ़ी लोगों से मिले और काफ़ी मेंबर भी बने हैं आज हमारे। तो गर्ज ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो हाथों हाथ लिया है बैतुल नसर की कारकर्दगी को देखते हुए, बैतुल नसर ने जो काम कारगुजारी 50 सालों में अंजाम दी है वो देखते हुए, बैतुल नसर के अहम काम में ये तो बैंकिंग, गैरसुद्दीन निज़ाम की बैंकिंग का एक पहलू अलग है, लेकिन बैतुल नसर ने हर महाज पर मतलब हर शूबे में
माशरे की रहनुमाई की है, चाहे फिर वो इक़्तिसादियत हो, माशी मामलात हो या फिर दूसरे सोशल मामलात हो, हर मामले में हमने वो किया है। हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि इस तहरीक को हर खास आम तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस मोमेंट को, इस फिक्र को हमने हर खास आम तक पहुँचाने की कोशिश की है, मुंबई में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। और जो ये ज़मीनी अदारे हैं छोटे बड़े काम कर रहे हैं, जैसे अलखैर है, ये नांदेड़ और अंबाजोगाई वगैरह में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के रिमोट एरियाज के जिलों में भी जो काम हो रहा है वो बैतुल नसर की रहनुमाई में, बैतुल नसर के कॉन्सेप्ट को, बैतुल नसर के प्रोसीजर और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए हो रहा है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। हमने बेशुमार बच्चों को अभी तक इस इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की ट्रेनिंग दी है और वो गल्फ से लेकर हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली ये काम करने का, वहाँ सब जगह काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं बैतुल नसर के। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी आपको बताएंगे तफसील से। अभी हमारा मुद्दा यहाँ आने का जो मेन मकसद ये है कि आप लोगों को बैतुल नसर के नेटवर्क के साथ अमली तौर पे जोड़ें, प्रैक्टिकली जोड़ें, ताकि ये फिक्र जो आज हम आपसे बात करेंगे, आपकी जहन साजी होगी, आप मुतमईन होंगे, आप कन्विंस होंगे बैतुल नसर के कॉन्सेप्ट और कारकर्दगी से, तो ये मैसेज ला मोहल्ला न चाहते हुए आपके ज़रिए सभी लोगों तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। पूरे दाखिली में फिज़ा बन जाएगी कि बैतुल नसर जैसे अदारे का यहाँ वजूद में आना ज़रूरी है। इस तरफ आप लोग सभी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी, ये उम्मीद करता हूँ मैं। दूसरा ये है कि आज हमारी कम से कम तवक्का ये रहेगी कि हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो कम से कम बैतुल नसर का मेंबर बन के यहाँ से निकले। और मेंबर बनना बहुत आसान है, एक शेयर खरीदना होता है 100 रुपये का और 10 रुपये दाखिला फीस होती है। इस तरह से 110 रुपये से मेंबर बनना जा सकता है। मेंबरशिप के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार कार्ड की जेरॉक्स लगती है और एक फ़ोटोग्राफ होता है। तो ये सब 2-3 चीज़ें लगती है जो ज़रूरी है मेंबर बनने के लिए। अब जब आप मेंबर बनेंगे तो जाहिर बात है कि उसकी जो रिसिप्ट वगैरह आपको दी जाएगी, उसका सर्टिफिकेट आपको 2 महीने के भीतर डिलीवर किया जाएगा इंशाअल्लाह। और दीगर तमाम सहूलतें भी जब ब्रांच यहाँ कायम होगी तो वो भी हासिल कर सकते हैं। आप गैर-सूदी निज़ाम की जो भी प्रोडक्ट्स हम चला रहे हैं, उसको जो हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, जो हमारे पास लेंडिंग का यानी लोनिंग का डिप्लॉयमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी आप फैज़याब हो सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है, चूँकि वक्त की किल्लत है, वरना और इलाबरेट करके हम अपने परफॉर्मेंस को बता सकते थे। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पीठ को थपथपाएं। हमारा काम तो ये है कि जो हम काम कर रहे हैं चुपचाप करते रहें। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, पूरे 50 साल की जर्नी में जितने भी लोग बैतुल नसर के साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल मुखलिस हैं, खालिस लो प्रोफाइल लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पर फायज हैं। हमारे जो बानी है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के IITN है, बीटेक किया है उन्होंने, मोहम्मद हुसैन खटखटे साहब। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, उनका जिक्र बाद में इंशाअल्लाह आएगा। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त की है। मैं आपको बता दूं, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैं क्लासमेट हुआ करते थे कॉलेज में। उस ज़माने से हमने 1984 में बैतुल नसर को ज्वाइन किया है और सारे फराज और नशीब हमने देखे हैं, चढ़-उतार सारे देखे हैं। इस किस्म के अदारे चलाना उतना आसान नहीं है जितना हम समझते। बहुत टेढ़ी की नदी का बहाव ऐसे चलता है तो हमको उल्टी सीधी में चलना पड़ता है। सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया की इक्तिसादियत हम देखेंगे तो उस पर गलबा है इंटरेस्ट बेस्ड कन्वेंशनल बैंकिंग का। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमको ये हुआ है कि दौलत जो है वो चंद हाथों में सिमट गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबे में सूद की हुर्मत के बारे में बयान दिया था तो सबसे पहले अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो भी सूद था वो साफ किया था और सूद की अखलाकी बुराइयाँ क्या है वो बयान की। तो आज हमारे सामने आ रही है। मतलब ये है कि अगर हम वैसे देखें तो सारी दुनिया की इकोनॉमी पर गलबा एक ही कौम का है, यहूदी कौम का। वो जैसे चाहे अमेरिका को भी नचा रहे और सारी दुनिया को नचा रहे क्योंकि उनके पास पावर है, मनी पावर है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके खिलाफ ये जंग छोटी है लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारी आने वाली नस्लें इस परचम को और बुलंद करेंगी इंशाअल्लाह। और इस एक पैरेलल इकोनॉमी हम चलाएंगे, हमारा पावर
हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में इंशाअल्लाह। तो आपको छोड़ने का ये वो है कि हम सबको ये शर्फ हासिल रहेगा कि हम भी इस तहरीक के छोटे से आत्मा हिस्से इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं मुख्तसर सी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आगे हमारे मीडिया आपको से किताब करेंगे। आपके जो भी डाउट है उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह और तस्बिया करेंगे हर चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमको इस मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ रख सकें। अभी जो हमारे गरीब अब्दुल रशीद शेख साहब ने आप लोगों को और उसके नसीब व से रहा है, मैं आप लोगों के सामने की एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से काम करती है और हम आप लोगों से क्या तवक्का रखते हैं। तो दरअसल जो इदारा है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है और जब ये 1972 का रजिस्टर हुआ था तो उसमें इसके बायलॉज में एक स्पेशल अमेंडमेंट के जरिए उसको रजिस्टर कराया गया था कि ये इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा, बल्कि इंटरेस्ट रिकमेंड पे काम करेगा। और जहाँ इंटरेस्ट का वर्ड था उसको हम लोगों ने रिप्लेस करके सर्विस चार्ज से उसको रिप्लेस करवाया था और वो बायलॉज हमारा 2013 तक बिल्कुल उसी तरह चलता रहा। और 2013 में जब नया OTM आया है, जो नया मॉडल बायलॉज इंट्रोड्यूस हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो हमको उसको अडॉप्ट करना था। हमने उसको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद उसके अंदर जो तरमीम हमको करानी थी वो तरमीम करा के माशाल्लाह हम लोग हमारे तरीके से जिस तरह पहले काम कर रहे थे उसी तरह काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इदारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और जो महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप लोगों से मिलने का मेन मकसद जो वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से मेंबरशिप और जो ड्राइव चला रहे हैं उसमें आपसे ताउन चाहते हैं और आप उसके मेंबर बने। ये मेंबर बनने के लिए जिस तरह उन्होंने बताया कि 100 रुपये का एक शेयर खरीदना होता है और 100 रुपया ये तो है बहुत मामूली सी रकम है आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी, लेकिन बैतुल नसर के लिए 100 रुपया या जो भी शेयर कैपिटल में पैसा दिया जाएगा वो एक बहुत बहुत मतलब अहम तरीन चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि 1976 से लेकर अभी तक तकरीबन बैतुल नसर ने 2.25 करोड़ रुपये का शेयर कैपिटल जमा किया है। और ये शेयर कैपिटल जो हमारे पास है, हमारे मेम्बरान का जो असासा है, ये एक सवाब जारिया के तौर पे हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ने हमारे पास 100 रुपया रखा या जो भी अमाउंट उस वक्त तो 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपया भी हमारे पास रखा और वो 10 रुपया आज मल्टीपल हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो लोगों को सूद से बचाते हुए हम उसको जो है मुख्तलिफ किस्म के लोन की स्कीम के अंदर लोगों को लोन के जरिए फराहम कराते हैं और लोग अपनी ज़रूरतें उससे पूरी करते हैं। और इतना ही नहीं, किसी को अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, मतलब उसमें भरपूर रहे हैं माशाल्लाह। जो अलग अलग किस्म की वो लोन की स्कीमें हैं उसके तहत हम लोगों को लोन देते हैं और वो लोन के ऊपर हम जो है उनसे एक मामूली सा सर्विस चार्ज लेते हैं। सर्विस चार्ज जो है ये जो हम लेते हैं उनको ये इंटरेस्ट नहीं होता है जैसे बैंकों में जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके अंदर बैंक का इंटरेस्ट और बैंक का मुनाफा भी शामिल होता है। यानी जो इंटरेस्ट जो बैंक को चलाने का जो खर्चा होता है वो, उसके अलावा बैंक का अपना मुनाफा और उनके जो मतलब शेयर होल्डर्स है या जो उनके मेम्बरान हैं उनको दिया जाने वाला डिविडेंड वगैरह इंक्लूड होता है। तो हमारे यहाँ जो है लोग सिर्फ सर्विस चार्ज जो शक्ल में जो पैसा लेते हैं लोगों से लोन के ऊपर, वो सिर्फ और सोसाइटी चलाने का जो खर्चा होता है वो लेते हैं। उसमें यही एक बेसिक डिफरेंस है इंटरेस्ट में और सर्विस चार्ज में। और ये जो सर्विस चार्ज हम लेते हैं इसका बाकायदा हमारे यहाँ जो है इसकी शरई ऑडिट होती है और शरई ऑडिट जो है एक तासीस नाम का इदारा है जो बॉम्बे में जिसका हेड ऑफिस है और इसका एक शरई बोर्ड है। उस शरई बोर्ड पे हिंदुस्तान के मारूफ मौलाना और मुफ्ती साहब उसको मतलब उनका एक बोर्ड बना हुआ है जिसकी सरपरस्ती जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो है वो उसको सरपरस्ती कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल उलमा भी जुड़े हुए उससे, तो उनका वो इदारा जो है वो हमारी बाकायदा ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद सालाना हमको सर्टिफिकेट देता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शरई बुनियाद पे काम कर रहे हैं। तो ये एक मुख्तसर सी मतलब इसकी कारकर्दगी थी। उसके अलावा मज़ीद मालूमात आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगी या हमारे ब्रोशर से मिल जाएगी। तो यहाँ जो मेन मकसद जो है लोगों से बात करने का ये है कि आप लोग जो भी इसके हिस्सेदार बने। हमारे पास अभी तक जो है मतलब 22 तारीख से हमने शुरू किया था मामला, तो तकरीबन काफ़ी लोगों ने हमारे साथ में शेयर होल्डिंग की है और हमारे मेंबर बने हैं।
क्योंकि 100 रुपये से के अलावा लोगों ने 2,000 और 5,000 रुपये के भी शेयर्स खरीदे हमारे पास, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि जो वो रकम हमको दे रहे हैं वो रकम जो है वो किसी न किसी तरीके से किसी और के काम आने वाली है। क्योंकि इस तरह के इदारों में लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा वाकियत नहीं रखते हैं, और हम चूँकि बैंकों में हमारा जो फंड रखते हैं या बैलेंस मेंटेन करते हैं बैंकों के साथ में, या हमारा जो डिपॉजिट रखते हैं, हम खुद जानते हैं कि वो बैंक उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। वो बैंक हमारे से पैसा लेकर दूसरों को सूद पर मुहैया करा देंगे, और वो इस तरह से हम किसी तरह से भी मतलब सूद के हम भले ही हम हमारे डिपॉजिट के ऊपर सूद नहीं लेते होंगे, इंटरेस्ट हम क्लेम नहीं करते होंगे, लेकिन हम उस सिस्टम को चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। तो एक आप लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट ये आया है अभी एक गैर सुनी सिस्टम, जहाँ पर आप जो गुनाह में मुलविस होने का मतलब जो हम लोग ना चाहते हुए भी मतलब इस तरह की मतलब गुनाह में मुलविस हो रहे थे, उससे बचने का अल्लाह ने हमको एक मौका फराहम किया है, और इसके मेंबर बन के आप लोग मतलब उससे उसका फायदा हासिल कर सकते हैं। इन लोगों की बात, इसके अलावा अगर अभी चूँकि वक्त कम है तो अगर 3,000 को अगर कुछ बात करनी है इस सिलसिले में तो बात हे जे आहे ते आपण आता आम्हाला वेगवेगळे शेअरचे आणि 10 रुपये नाममात्र सभासद, वो शेयर कैपिटल का फॉर्म है, शेअर कॅपिटल आणि नाममात्र सभासद, नाममात्र सभासद 10 रुपये हे इंटरेस्ट फीसाठी म्हणजे आपल्याला वाढवण्यासाठी तुम्हाला मुभा दिली शासन, तर आम्ही सभासद विषयाला सगळे सोडू त्याच्यात विरोध शंका आहे, पण आमची सगळ्यांची अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला आता काही इथे सुद्धा जर आपली ब्रांच आपण सुरू केली तर उत्तमच होईल। तर त्या अनुषंगाने आपण तुमचे जे बायलॉजमध्ये जे काही नॉर्म्स आहेत, जो क्रायटेरिया आहे तो आमच्या समोर आला तर बरोबर, म्हणजे फक्त आम्हाला सभासद व्हायचंच आहे, सभासद होऊ, पण सभासद होण्यापेक्षा आमची गरज आज जी आहे ती इथे तुमची ब्रांच आहे। हे पहा, सकाळपासून जे आम्ही पाहतोय आणि जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला मिळतो त्या हिशोबाने आम्ही निश्चितच प्रयत्न करू की लवकरात लवकर दापोलीमध्ये देखील ब्रांच सुरू होईल। पण त्याच्यामध्ये एक क्रायटेरिया असा आहे की जसं मी आधी पूर्वी सांगितलं त्याप्रमाणे कमीत कमी एवढे मेंबर्स 22 एवढे मेंबर्स झाले पाहिजे आणि कमीत कमी 30 ते 35 लाखाचं डिपॉझिट बेस असायला पाहिजे। ते आता तुम्ही डिपॉझिट जे आहे ना ती आपली बँक जे आहे ना रजिस्टर्ड, तर ज्यावेळेस आपली ब्रांच म्हणून आम्ही घेऊ तेव्हा आपला जो फंड आहे म्हणजे भाग भांडवल जे आहे ते तुम्ही गुंतवणार की आम्ही इथे समजा ब्रांच करायला मागतोय तर आम्ही गुंतवायला नाही। हे पहा, तुम्ही गव्हर्न करू शकता, पण प्रॅक्टिकली ब्रांच चालवण्याचा अधिकार बैतूल-नसरचा असेल। नाही, बैतूल-नसरचा ज्यावेळी असेल की नाही तर त्यावेळी ती भाग भांडवल जो आहे तुम्ही गुंतवणार नाही, बैतूल-नसरकडेच असणार तो भाग भांडवल। नाही, प्रश्न तो नाही सर, प्रश्न काय विचारतात जो लागतोय कॅपिटल तुम्ही आम्हाला द्याल की आम्ही इथे लोकल लेवलला ते मोबिलाइज करावं लागेल। ओके, म्हणजे आम्हीच करावं आता त्याचा डायरेक्टर त्यासाठी 50,000 रुपये नॉट रिफंडेबल जे आहे, नॉन रिफंडेबल 50,000 रुपये 11 लोकांसाठी डायरेक्टरसाठी ते पण आम्हालाच क्रिएट करावं। पण जेव्हा तुम्ही बैतूल-नसरच्या छत्रछायाखाली काम करणार इथे ब्रांच म्हणून तुम्ही इथे काम करणार त्यावेळेस लोकल बॉडी असेल, पण ती लोकल बॉडी त्यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा अधिकार नसणार, त्या ती जी सेंट्रल बॉडी असेल त्यांनाच तो अधिकार असेल। मॉडेल जे बायलॉज आहे किंवा ज्याला आपण आदर्श उपविधी म्हणतो त्या उपविधीनुसार एकच बोर्ड असेल, लोकल कमिट्या असू शकतात। लोकल कमिट्या ब्रांचचं डे टू डे जे फंक्शनिंग असेल ते ऑब्झर्व करू शकतात, त्यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे अधिकार नसतील आणि त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते आपल्या इच्छेनुसार लोकल ब्रांचचा व्यवहार सुरू
व्यवहार करू शकता. पण निर्बंध असा असेल की जे ज्या पॉलिसीज असतील मैथुनसच्या त्याच राबवाव्या लागतील लोकल बॉडीमध्ये. मग आम्ही बैतूलच्या छत्रछायाखाली काय येऊ? तुमची ब्रांच आम्ही इंडिपेंडेंट देखील करू शकता. तुमचा लेवल का आम्ही घ्या? मग तेच म्हणतो मी, फक्त तुम्हाला म्हणजे कटू वाटतं. नाही अजिबात कटू आहे ते स्पष्ट बोल. नाही, अजिबात कटू. तुमची काय अपेक्षा असणार? आमची अपेक्षा अशी आहे की इथे आम्ही समजा एक ब्रांच घेतली आपण, हो, तर त्याला एक निधी जो आहे हा भांडवल तो किमान 25 ते 35 लाख रुपये आहे. तो प्लस डायरेक्टर्सनी जे समजा आता तुमच्या डायरेक्टर्स म्हणजे आम्ही मेट्रोपॉलिस सिटीमध्ये आहोत. हा, आम्हाला ते 75,000 तुम्हाला जास्त आहे. इथे मी या तालुक्यातच 50,000 त्यांना 50,000 रुपये. मग ते 50,000 रुपये जे आहेत ते डायरेक्टर म्हणून आता तुम्ही म्हणता की आमचा डायरेक्टर बोर्ड आहे त्या व्यतिरिक्त आम्ही डायरेक्टर्स अपॉइंट करणार नाही, असं नाही मी म्हटलं. हा. पुढच्या वेळेला जेव्हा निवडणुका होतील तुम्ही देखील प्रतिनिधित्व करू शकता. इथली ब्रांच काढण्यासाठी जे नॉर्म्स आहेत त्यांना उपविधीप्रमाणे ते 50,000 रुपये जो देईल तो डायरेक्टर होऊ शकतो. म्हणजे 11 लोकांच्याकडून त्यांनी नॉन डिफेंडेबल 50,000 रुपये ठेवायचे. बरोबर ना? मग ती ज्या लोकांनी ठेवायची की आपलं डायरेक्टर मंडळ आहे त्यांचे ते आमच्या ठेवलेल्या आहेत. पुन्हा तेच म्हणणं आहे. आवश्यकता नाही ना. फक्त एक ब्रांच त्वरितपणे चालू त्याचा कारोबार 25 लाख पण ठेवण्याची गरज नाही मला असं वाटते, कारण की फक्त तुम्ही विस्तार करताय. विस्तार करतोय आम्ही, बरोबर. पण लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी फंड देखील हवा असेल, निधी देखील हवा. तो निधी आपल्याला सर्वांना मिळून लोकल लेवलवर उभारावा लागेल. बरोबर, आलं? हे मान्य. तेच म्हणतो. आणि नव्याने काढण्याची आम्हाला गरज नाही नाही. त्याची काही आवश्यकता नाही. युनिसेफच्या बॅनर खाली तुम्हाला निधी उभारावा लागेल. लोकल आम्हाला सर्वांना मिळेल. आणि मला हे सांगा, आता दुसरा एक प्रश्न सगळ्यांच्या मनात असेल की आपण इंटरेस्ट फ्री जे बोलतो, मग बँक प्रॉफिट म्हणण्यापेक्षा बँक चालते कशी? जर आपण जे तुम्ही आता म्हणाला ते सर्व्हिस चार्जेस देतो, ते सर्व्हिस चार्ज एवढी मोठी रक्कम नसणार अर्थातच. बरोबर ना? मग आपली बँक कशी चालणार? इन्फ्रा येईल त्या बँकेला, त्याच्यानंतर बाकी सगळं मग एम्प्लॉई असेल त्या एम्प्लॉईचं पेमेंट वगैरे सगळं त्याच्यात सगळं झालं ना. मी एक्सप्लेन करतो. हे पहा, महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये जेवढ्या सोसायट्या काम करतात या धर्तीवर इंटरेस्ट फ्री बेसिसवर, त्यांचं सर्वांचं एकच आहे, ते आपली कॉस्ट रिकवर करतात आणि कॉस्ट ते आपली आटोक्यात ठेवतात, कंट्रोलमध्ये ठेवतात. कारण जे बॉरोवर असतात त्यांच्यावर जास्त भार पडतो आणि ती कॉस्ट शरिया बोर्डने त्याला सर्टिफाय केलेली असते. जी कॉस्ट आपण रिकवर करतो सर्व्हिस चार्जेसच्या नावाने. काही लोक असं म्हणतात इकडून कान धरा, इकडून कान धरा. ते ऐकून आमचे देखील कान पिकलेले आहेत. आम्ही कानाडोळा करतो, त्यांना म्हणतो तुम्ही तुमचं रडगाणं चालू ठेवा, आम्ही आमची काम आहे ते चालू ठेवणार. जर समजा ते देखील आम्ही रिकवर करू शकलो नहीं तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा. फिर कैसे हम चलाएंगे इस तरह की सोसाइटी? लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर मैथुनस की कारकर्दगी को सराहा गया है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो हमने अटेंड की है उसमें सबसे पहला गोल्ड अवार्ड हमने लेकर आया है. तो मैथुनस का ये काम है, तो उसमें शब्दशुबा की कोई गुंजाइश नहीं है. इसकी जो बोले पॉलिसीज जी, तो पॉलिसीज क्या है? वो पॉलिसीज सर्विस चार्जेस कितने देते हैं? सर्विस चार्जेस इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. जब हम एक शरह मुतय्यन करते हैं तो सूद कहलाता है. अगर हम ये कहेंगे जैसे बैंकिंग कहती है बैंकों से आप 1 लाख रुपए का लोन ले लीजिए, वो आपको पूरी टर्म के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में आपसे रिकवर करते हैं. आप पहले महीने में भी 10,000 का इंस्टॉलमेंट 5,000 करते हैं, आखिरी महीने में भी 5,000 करते हैं. हमारे वहाँ इस किस्म के जो आधार काम करते हैं वो ऐसे नहीं करते. वो जो रिड्यूसिंग बैलेंस पर जो भी कॉस्ट आती है साइंटिफिक वे में हमारी कॉस्टिंग होती है और एक रुपए की कॉस्टिंग मतलब डेली बेसिस पर होती है और वो जो कॉस्ट आती है वो बॉरोवर से रिकवर की जाती है. अभी गुज़िश्ता 50 सालों में वो 6% भी रही है, कभी 7% भी रही है पर एनम, कभी मैक्सिमम गई है अब तक तो पर एनम 12% तक भी. और इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो बॉरोवर एंड्स अप पेइंग समथिंग अराउंड
7.5 to 8% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस पर पूरी टर्म के लिए। तो ये आई होप कि मैं उसका इंटरेस्ट नहीं बोलते सर्विस चार्ज, हाँ। लेकिन है, हाँ बिल्कुल है, नहीं नाम लगता है, हाँ। लेकिन इंटरेस्ट तो हाँ, है। बिल्कुल है। उसके बगैर तो हमारा कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि आपको सर, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जो फंड कलेक्ट किया जाता है, ये चलता कैसे ये समझ देखिए सबसे बड़ा अलमिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस किस्म के जो अदारे हैं ना, वो डिपॉजिटर को कुछ दे नहीं पाते, देंगे तो वो सूद कहलाएगा और देने की पोजीशन में भी नहीं रहते। अब इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इनको है ना बाकायदा खरीद कर डिपॉजिट लाने पड़ते हैं, डोर टू डोर जाके 50-50, 100-100 रुपया वो करने पड़ते हैं। बम्बई में हम 2500 लाख रुपया डेली इस तरह से डोर टू डोर जाके हमारे जो एजेंट्स हैं वो लाते हैं। और ये पैसा फिर जो ऐसा होता है कि हमारे वहाँ टर्म डिपॉजिट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, 5 बंदे ने जमा किया, कल उसको जरूरत पड़ी वो निकाल देता है, पिगमी टाइप। तो उसमें क्या होता है पता है, एक बड़ी कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट फिर हमको सारे बरोवर जो है उनसे रिकवर करनी पड़ती है। दूसरा उसका पहलू ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, हम आज इस डंके की चोट पे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सरमाया ऐसा मैसर हो जो कॉस्ट नहीं लाता हो तो हम 0% पे देंगे पैसे, मगर अदारे को चलाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो रिकवर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम किया, तिजारत या सौदा जो है वो एक इस किस्म का मतलब काम हो रहा है, उसको भी हम ये कहेंगे कि यहाँ से पकड़ रहे यहाँ से पकड़ रहे। तो मैंने पहले ही जिक्र किया इस बात का कि हमने काफ़ी सुना है, 5 साल चुके हैं, लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा। उसके बरखिलाफ दूसरी चीज़ है, हम में से कई लोग ऐसे हैं, कई धंधा से है बम्बई में भी, जिनके पास करोड़ों रुपया ऐसा फाजिल पड़ा है, बैंकों में पड़ा है, सूद क्लेम नहीं करते हैं, सूद वो वहीं रहता है और ट्रेजरी में जाता है और फिर वो किस काम में इस्तेमाल होता है हम और आप अच्छे से जानते हैं, जब ट्रेजरी में जाता है वो सूद को, मगर वो पैसा ऐसे अदारों के पास लाके नहीं रखते। जिस दिन ये काम होने शुरू होगा ना, उस दिन हिंदुस्तान का कोई गैर-सूदी अदारा 1 रुपया भी 1% भी वो नहीं चार्ज करेगा। ये अलमिया है हमारा आज सबसे बड़ा, और यही काम हम गुज़श्ता 50 सालों से कर रहे हैं, हमारी कौम के लोगों को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि हम पॉलिसीज क्या क्या है, हमारी पॉलिसीज मतलब लोन के ताल्लुक से नहीं आपने बताया कि ये सब चलेगा, इधर अगर एक ब्रांच करते हैं तो भी सारा चलेगा बैटरी मास्टर पॉलिसीज की, बिल्कुल। तो वो पॉलिसीज क्या है? वो पॉलिसीज पॉलिसी में आपको ब्रीफ भी बताता हूँ, जैसे आपको ब्रोशर दिया गया है इसके अंदर उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखिए एक तो ये है कि बिजनेस को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। लोगों को हमारा बेसिकली काम ये है कि लोगों से मेंबरों से पैसा लेना और मेंबरों को लोन की शक्ल में वापस करना, बस इसके अलावा किसी जगह हमारा पैसा नहीं जाता। यहाँ से लिया और यहीं से वहीं पे दिया, मुझे अपने ब्रांच खोलेंगे भी तो इस ब्रांच में यहाँ पर जितना भी हम फंड मोबाइलाइज करेंगे यहाँ के लोगों को ही उससे शक्ल में मुहैया कराएंगे, और अगर कम पड़ा तो हेड ऑफिस से ट्रांसफर करके पैसे भी ला के हम लोगों को लोन की शक्ल में देंगे। तो जो पैसा हम लोगों से लेंगे वो लेने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिपॉजिट स्कीमें हैं, उन स्कीमों के जरिए हम पैसा लोगों से कलेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हमारी एक स्कीम जो मेजर स्कीम है वो है करंट अकाउंट की, जिसको हम लोग स्पॉट डिपॉजिट स्कीम होते हैं, जिसको हमारे मुंबई शहर के अंदर तकरीबन 40 हमारे एजेंट हैं अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, वो घर घर जाके दुकानों में जाके कारोबारी जगहों में जाकर लोगों से पैसा मिनिमम 50 रुपया कलेक्ट करते हैं और मैक्सिमम 1000, 10,000, 5,000 जो चाहे वो देते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के जरिए वो कलेक्शन होता है, और जो अकाउंट होल्डर है उसको भी एक ऐप दिया गया है पूरा ई पासबुक के नाम से, वो अपने अकाउंट को वहाँ से मॉनिटर करता है, जब भी वो पैसा भरता है उसके अकाउंट में उसी वक्त रियल टाइम एंट्री उसके अकाउंट में होती है, और वो पैसा जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म का हम लोगों को मुनाफा इंटरेस्ट वगैरह देते नहीं है, वो पैसा लेकिन करंट अकाउंट की शक्ल में होता है। आज अगर किसी ने पैसा भरा और कल अगर उसको जरूरत है तो वो कल वो निकाल सकता है पैसा। मिसाल के तौर पर अगर एक दुकानदार है या कोई कारोबारी शख्स है, वो अगर चाहता है कि उसके महीने के जो खर्चे हैं, उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, उसके जो सप्लायर उनको पेमेंट करना है, तो वो अगर थोड़ा थोड़ा अगर कहीं जमा करना चाहे या फिर जाके रोजाना बैंक में जमा करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हमारे जो मौसिल हजरात हैं, जो हमारे एजेंट हैं,
वो उनसे ये सहूलत उनको देते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत होती है, जब भी किसी को पेमेंट करना होता है, जब भी उनको कैश की ज़रूरत होती है, वो वहाँ से पैसा निकाल के अपना काम कर लेते हैं। उस पर हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। दूसरी बात ये कि दूसरा जो स्कीम है वो सेविंग अकाउंट की शक्ल में है, जहाँ पर एजेंट की वजह से लोग जमा नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है खुद जाकर आपको जमा करते हैं। वो अब सेविंग अकाउंट में जैसे आप बैंकों में जाके पैसा जमा करते हैं, जो सैलरी क्लास के लोग हैं या फिर और क्लास के लोग हैं, तो वो जैसा अमाउंट जमा करते हैं पैसा, एक वो है। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट है, जो मुलाजिमत में है उनको हर महीना मतलब उनके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा निकल जाए या जमा हो जाए। उसके अलावा हज उम्रा की मतलब स्कीमें हैं, हज उम्रा ज़कात या कुर्बानी के लिए लोग अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो अपनी वो रकम जो है वो लोग बैंकों में अगर पूरा साल अगर जमा करेंगे तो वो जो रकम है जो बैंक में अगर जाके जमा हो रही है और वो बैंक के इस्तेमाल में आ रही है, यानी आपने एक मकसद के लिए पैसा अगर जमा किया है और वो पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जाकर सूद का दखल आया था। तो वो उसकी स्कीम है जहाँ पर आप हमारे यहाँ पैसा रखेंगे और जब भी आपका वो पैसा जमा हो जाएगा तो आप हमारे जरिए से या किसी और पूरा ऑपरेटर के जरिए से हज या उम्रा की सहायता हासिल कर सकते हैं। तो ये एक स्कीम है जो डिपॉजिट की शक्ल में है। सर मैं ना स्कीम के बारे में पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि यहाँ ब्रांच शुरू करने के बाद आपके पॉलिसी चलेगी, जैसे पॉलिसी में एग्जाम्पल बता देता कि यहाँ किसी को अगर तुम्हें लोन देना है, जैसे देना है जैसा, तो वो लोन मेरे ऑफिस से पास होने के लिए होगा नहीं। अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को इतना पेमेंट भरना है, उसको इलेक्शन में खड़ा लेना है ऊपर पूरे बॉडी के, तो ये करना है। ये पॉलिसी है, आपने जो सब बताया ये सारी स्कीम बताया। नहीं, तो पॉलिसी जो आप जानना चाह रहे हैं ना, वो जैसे भी इन्होंने वो पॉलिसी क्या है, उन्होंने थोड़ी अच्छी डाली थी, लेकिन जहाँ तक लोन की बात है तो लोन की जो बायलॉज के हिसाब से लोन अनुसार अपना पॉलिसी होने के बाद 1 2 3 4 5 6 की अपनी पॉलिसी बायलॉज, हाँ वो तो हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पॉलिसी के हिसाब से चलेगा ना। स्कीम चलना जानना ये चाहते हैं कि जो हमारी जो भी पॉलिसीज है XYZ जो पॉलिसीज है वो यहाँ इख्तियार रहेगा या नहीं, उनको वो पॉलिसीज क्या हाँ वो पॉलिसीज यही है कि जैसे सर ने बताया कि डिपॉजिट जमा करना और डिप्लॉय करना वो सारा इख्तियार हमारे बोर्ड को है। और जब हम ऐसी ब्रांचेस शुरू करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बम्बई से हटकर अभी हमने उमरा में वो किया ब्रांच शुरू की है, निरापुर में शुरू की, तो जो पॉलिसीज वहाँ बम्बई के हेड ऑफिस से निकलती है वो पॉलिसीज रत्नागिरी में भी वही पॉलिसीज रहेंगी, चिपलून में भी वही पॉलिसी रहेगी, दापोली में भी वही पॉलिसी रहेगी। और लोकल समिति जो कमेटी होगी हम अपॉइंट करेंगे उसको ये पूरा इख्तियार होगा कि वो बैतूल की जो लोन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करके लोन तकसीम करे, उसमें कोई दखल हमारा नहीं रहेगा। जैसे सर ने बताया कि यहाँ अगर फंड नाकाफी है तो फंड बम्बई से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये कि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो मायूस होकर नहीं होगा और पूरे सारे इख्तियार आपको नहीं जो लोकल कमेटी देगी, बल्कि हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम है कि जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको भी अथॉरिटी होती है कि वो आपके कंसल्टेशन में लोकल बॉडी की कंसल्टेशन में लोन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है कि ब्रांच मैनेजर 1 लाख से ज़्यादा का लोन डिस्कस नहीं कर सकता, उसको लोकल कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। जिसे हाउसिंग लोन है, मॉर्गेज लोन है, तो मॉर्गेज लोन हम 20 लाख रुपए तक भी अभी देना शुरू किए, तो उसकी तफ्तीश करने में लोकल कमेटी के मेंबरान को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हम ये पैसा जो आवाम का दे रहे हैं तो मुस्तहक तक तो जो पहुँच रहा है या नहीं वो तो है, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो सिक्योर्ड है या नहीं, वो वायबल है या नहीं, जो जिस प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस कर रहे हैं, ये सारे तो लोकल कमेटी की जिम्मेदारी है। वहाँ से कोई चेयरमैन बम्बई से आके नहीं वो देखेगा। ये है कि डे टू डे रिपोर्टिंग ऑनलाइन आपको बम्बई के सदर दफ्तर में करनी पड़ेगी। ये आप सर In fact, we can call that a Baitul Mal or Baitul Nasr. Yes. Very similarity बहुत है मतलब हुई है। मेरा भी ऐसे मेरा कुछ ये है कि जैसे ये फंड वगैरह भी शेयर्स वगैरह लिए जाते हैं, तो ये पैसा किधर इन्वेस्ट किया जाता है या कहीं और का रखा जाता है, कैसे उसका? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ बैतूल सर को जब हम डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं या शेयर कैपिटल मोबिलाइज होता है तो शेयर कैपिटल कैसे आता है? अगर हमारे पास कर लीजिए कि महीने में 5,000 मेंबर बन रहे हैं और 100 रुपये से आता है तो आप समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपए हमारे पास शेयर कैपिटल के तौर पर आ रहा है। लेकिन हम
हमारे पास हर ब्रांच में तकरीबन लाखों रुपए की एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है जो बोरोवर्स अप्लाई करते हैं। मतलब ये फंड उन्हीं को जाता है, कहीं इन्वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट नहीं होता, डिप्लॉय होता है सिर्फ लोन की शक्ल में, कहीं इन्वेस्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के लिए फंड अवेलेबल रहने की गुंजाइश नहीं रहती। हमारे पास लोनेबल फंड 2 करोड़ है, तो 4 करोड़ की एप्लीकेशन पड़ी थी, उसमें भी हमको प्रायोरिटी वाइज निकालना पड़ता है और एप्लीकेशन को क्लियर करना पड़ता है। ये पैसा वसूल कैसे होता है? अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो वसूल तो होना चाहिए ना पैसा। मैं आपको बताता हूँ, एक मजे की बात ये है कि हमारा इतना अच्छा मैकेनिज्म है, इतना अच्छा रिकवरी सिस्टम है कि अव्वल तो ये कि हम कोई भी गैर अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते। सारे ये चूंकि पैसा हमारा अपना नहीं है, आवाम का ही पैसा होता है जो हम डिप्लॉय करते हैं। मॉर्गेज करना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है। और हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है उसका 65% गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट में है। हमने बम्बई में आपसे पहले ये कहानी देखी थी कि मारवाड़ियों की दुकानें जहाँ होती थी उसमें सबसे ज़्यादा बुर्के वाली खवातीन होती थी, और मुस्लिम इलाकों में इतनी पनपती थी मारवाड़ी की दुकानें, ये सूरत हाल करने में अब बदल गई है। बैतुल ने वो जिम्मा लिया है अपने सर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम गुज़श्ता 50 साल से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असल में होता क्या था कि एक बेचारी कोई लेडी मजबूर होकर अपना मंगलसूत्र रखने जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम आपको बताते हैं जो हमने ऑब्जर्व की सालों से। तो उसका मंगलसूत्र गिरवी रख के वो 2000-5000 रुपये लेके आती है, मगर वो बंदी इस पोजीशन में नहीं रहती है कि उसका 2% या 3% इंटरेस्ट हर महीना बढ़ सके। असल तो रख छूट गया, तो असल और वो इंटरेस्ट जो बढ़ता चढ़ता रहता है, कंपाउंडिंग होती रहती है उसकी, तो वो पता चलता है कि साल 2 साल में उसका जो वो है बिक जाता है। तो जो ये एक्सप्लॉयटेशन कौम का हो रहा था उसको हमने खत्म किया, और हम हर इलाके से इसको खत्म कर रहे हैं। ये सभी सर बता। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट, मुंबई में इतना काम अभी भी है, मुंबई में इतनी गुंजान आबादी है, हम और 100 साल मुंबई में काम कर सकते हैं। यहाँ आके हमको सड़कों पर हंडी को उतरने की जरूरत नहीं है, 100 रुपये के शेयर की वो करने की, हम बैठे रहेंगे अपनी से। मुतालबा है यहाँ के मुकामी लोगों का, इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम फरोग पाए, तभी वो इसकी इशाअत, ये तहरीक है। हमने पहले भी कहा। जी सर, आप कुछ करें। जैसे सर ने कहा कि कुछ लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, उसका ब्याज लेते नहीं। जी। अगर हिंदुस्तान का आइन को अगर देखेंगे, जी। हमारे आइमा उम्मा जो मुजद्दिद बैठे हुए हैं जी, यहाँ पे, जी। वो चीज़ की हमें इजाज़त भी दे रहे हैं ना कि अपना पैसा जिस देश में हम लोग रहते हैं, बैंक में रखो, और उसका जो है क्या इंटरेस्ट जो कुछ आता है वो बगैर किसी सवाब के नियत से जो है किसी को, गरीबों को दे दो। ठीक है, आप मुझे बताइए कितने लोग हम में से ऐसे हैं। मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा ये है कि हमने देखा है कि एक बंदा 10 लाख रुपये बैंक पे रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, वो बैतूल में नहीं रखना चाहता, वहाँ रखना चाहता है, तो वो साल के आखिर में इंटरेस्ट क्लेम भी नहीं करता। मैं लेके क्या करूँगा, वो पड़ा रहता है, और वो इंटरेस्ट जाता है RBI की ट्रेजरी अलग होता है, और वो कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा बेहतर जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पैसा है, उलमा अगर फतावा दे भी रहे कि हम दारुल हरफ में रहते हैं, और कोई पहलू निकाल के अगर सूद को हम जायज़ कराते तो सूद तो सूद होता है, सूद जायज़ मतलब वो अलग बात है, मतलब गैर इसकी बात है, सवाब नियत के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे टोकन में मुझे बात का तो नहीं मालूम कि वैस का पैसा है तो संडास बांधो, ये बांधो, इसी में हमारा यूटिलाइज होता है। इन्हीं उलमा बोलने का मतलब क्या है सर कि जब हम लोग हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनफैक्ट वी आर द सेलिंग आवर प्रोडक्ट, यदि ऐसा बोलेंगे ऑब्वियसली, तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कहीं ये करें कि जो लोग नहीं रखते तो उन तक हम लोग पहुँचे नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से उनको जो उनके फंड्स के लिए कोई सिक्योरिटी उनको नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए बैतुल नासर क्या कर सकते हैं? देखिए, बैतुल सर ने अभी एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। इंशाल्लाह हम जो भी साहिब माल हैं, साहिब इस्तिकार हैं, या जो दानिशवर लोग हैं, उनसे 1-to-1 जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक हमारा बोर्ड इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। अब तक ये बोर्ड कह रहा था कि आपको एक वायबल जो मॉडल है उसको लाना पड़ेगा। आपको आप किसी से जाके करोड़ रुपया ला के इस काम को चलाएंगे तो वो एक मुस्तकिल हल नहीं होगा। आपको एक सस्टेनेबल मॉडल
इसी के जरिए होगा। हम बहुत कामयाब, बहुत हद तक कामयाब हुए। रहा सवाल मुफ्तियान जो कह रहे हैं, बैतुल नसर के सफ़र में भी उलमाए करम का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैतुल नसर की को तशहीर करने में, पब्लिसिटी करने में उलमाए करम का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उसको हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे और हर उससे तस्लीम करते हैं और करते रहेंगे। उलमाए करम ही है जिन्होंने हमारी रहनुमाई की है वक्तन फ़वक्तन हर मामले में। चाहे फिर हमने अपने आप को किसी भी मकतब फ़िक्र से नहीं जोड़ा है, हम सबके साथ हैं। अहले हदीस साहब लोगों के साथ भी हैं, हम देवबंदी लोगों के साथ भी। हमने कभी इम्तियाज़ नहीं बरता किसी के साथ। हमने कभी खुद पर टैग लगने नहीं दिया कि हम सिर्फ देवबंदी लोगों के साथ में हैं या अहले हदीस लोगों के साथ में या बरेलवी लोगों के साथ में। ये भी एक मुनफरद वो है, पहचान है बैतुल से सारे लोगों के साथ। अच्छा, ये इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है? मंथली सब्सक्रिप्शन तो नहीं, एक बार मेंबरशिप के पैसे आपने भर लिए कि वो लाइफ टाइम मेंबर हो गए। हाँ लेकिन लाइफ टाइम मेंबर है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपने ली और आप 5 साल तक उसके साथ में कोई भी कारोबार नहीं कर रहे तो आपकी मेंबरशिप इनएक्टिव हो जाती है। यही हमारे टोटल मेंबर मुंबई में जो है 90,000 90,000 मेंबर है। इसमें से तकरीबन जो एकदम जो हमारे साथ जो डेली बेसिस पे कारोबार करते हैं और जुड़े हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 30,000 मेंबर ऐसे हैं जो उनके अंदर लोन लेते रहते हैं, डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करते हैं। और 60,000 मेंबर ऐसे अभी ऐसे जो तकरीबन इनएक्टिव है, लेकिन वो मेंबर है हमारे। लोन आपने कम से कम जो रिक्शा वाले, जैसे रिक्शा वालों को, छोटे धंधे वालों को, उसके ग्राहकों के हमारे कम से कम लोन जो है 5,000 रुपये स्टार्ट है। नंबर ऑफ लोग अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों को हम लोगों ने अभी तक तकरीबन 6,000 लोगों को लोन दिया है। 6,000 और मोर देन 300 to 400 करोड़ का अमाउंट है 50 साल की पूरी जर्नी में। दूसरी बात ये है कि ये जो हम लोन लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज कोई मेंबर हुआ तो कब लायबल हो जाता है लोन लेने? क्योंकि पहले ऐसा था कि कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ कोई 3 महीने की कैद थी कि 3 महीने बाद में आज अगर कोई मेंबर बनता है तो 3 महीने बाद उसको एलिजिबल होना जरूरी है। लेकिन ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो डिसीजन को हटा दिया है। अगर आज कोई मेंबर बनता है तो आज ही वो लोन मिले एलिजिबल। सीएम जो हम उसको मतलब क्योंकि उनका एनरोलमेंट वैसे तो मंथली मीटिंग में मेंबर का एनरोलमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन एनरोलमेंट करने से पहले ही उनको हम लोग प्रोसेस ऐसा है कि 1 घंटे में हमारे लोन एप्लीकेशन। अच्छा ये बताइए, जो हाउसिंग लोन आप देते हो जिसकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह आप करते हो, मॉर्गेज करते हो ना? मॉर्गेज भी तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस करते हो? वो डॉक्यूमेंट चार्ज हम लोग जो बॉरोवर है उसको खुद को बाय करने पड़ते हैं। अच्छा, एक तो पर एनम आप 80 लाख का लोन से तो पर एनम आप कितना चार्ज करते हो उसको? डॉक्यूमेंटेशन का पहले मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का जो वन टाइम एक्सपेंस है, जो कि डायरेक्ट जो हमारे एडवोकेट्स है जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम करते हैं, जिसमें सर्च रिपोर्ट से लेकर उसके डॉक्यूमेंट मॉर्गेज डीड को रजिस्टर करने तक जो पूरा होता है उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इंक्लूड करके जो भी 10,000 15,000 की अमाउंट के हिसाब से वो चार्ज होता है। मैक्सिमम 20,000 रुपये या 25,000 रुपये तक पहुँच जाती है। तो वन टाइम इसमें बॉरोवर को बेयर करनी होती है। अब उसके अलावा जो सर्विस चार्ज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सर्विस जो हाउसिंग लोन है उसकी जो मियाद है वो 5 साल की पहले थी, जिसको उन्होंने बढ़ाकर 7 साल तक 7 ईयर्स तक, और पहले अमाउंट जो थी 15,000 रुपये की थी जिसको बढ़ा के 30 लाख रुपये कर। पर एनम आप कितना चार्ज करते हो? और उनको मैक्सिमम जो है 12% पर एनम चार्ज है, 12% पर एनम, जो कि फ्लक्चुएटिंग है। जैसे उन्होंने बताया कि वो रेट फिक्स है, वो कोई चार्ज फिक्स नहीं है। और एनुअलाइज बेसिस पे अगर वो 5 साल का पूरा अगर अर्सा या 7 साल का पूरा अर्सा देखेंगे तो इट कम्स टू अबाउट 7.5% या उससे ज़्यादा 8% तक उसकी पहुँच है। जो बैंकें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चार्ज करती है और इक्विटी इंस्टॉलमेंट रिड्यूसिंग करती है, पर वो इक्विटी सारी बैंकें नहीं करती, मरकज की जरा मुखाती हो जाए गायब बन बोला शाम बस मीटिंग
ऑर्गनायझेशननी तर मला एक खूप जुनं याद आहे जवळजवळ 22-23 वर्ष झाली असतील आताच मीटिंग घेतली जावेद पतसंस्था करायची आम्ही प्लॅनिंग केलं. पतसंस्थेनं माझ्याजवळ त्या काळामध्ये 25 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल डिपॉझिट आहे म्हणजे अशी प्रॉमिजेस मला आवडते. मीटिंग लावली नंतर काय काय करणार चर्चा केली आम्हाला सूद ह्याच्याबद्दल किती सिरियसनेस माहिती नव्हतो आणि आमची समोर बसलेलं सगळं असं मुफ्तीच होतं. आपल्याला मुफ्ती मग म्हणजे त्याची लिमिट मोठं नाही बरोबर बोलतो प्रत्येक गोष्टीतलं फरक देणार लोक म्हणजे जास्त काम करण्यापेक्षा शंका करणारी लोक जास्त आहेत. त्यावेळेला अशी चर्चा झाली की जैसा की आम्ही त्याची मोठी चोरी केली आहे 10 दिवसात वही जर घेतला राष्ट्रीय अध्यक्ष झाला आणि पोलीसच्या वक्तव्यावर घेतलं लगेच पाहिजे. आमचा मकसद केला दिसत होतो आणि थोडा वेळ व्यक्तिवाद करत होतो ह्या सिस्टीमची येणारी प्रॉफिट आहे कम्युनिटी पैसेच वेगळे 99% त्याचा आपला प्रॉफिट गेला डिपॉझिट किती काम झाला पाहिजे कोणाशी 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष ते पुन्हा या पैसा पुराणा समजा पुराणा ऐसा समजा बोलणारा माणूस सांगितलं असे 5 लाख असं होतं 5-5 लाख रुपये आम्ही सगळे देऊ काही नंतर मग पावसाळी गेला पैसे मला पैसे काय दिला तुला माझा गणित गमत देश की तुम्हाला माहिती असेल तर खरोखर काम केल्याचं भेटत असेल तर पहिली गोष्ट तुम्हाला 2200 सभासद बोलायचं आता रस्त्याला प्रत्येकाने 200 सभासद बोलायचीच वापरली काम चालू ऐसा होतं तुमचं कॉन्ट्रिब्युशन काय तर तुमचं 100% कॉन्ट्रिब्युशन होत नाही तुमचं 200 लोकांचं कॉन्ट्रिब्युशन तुम्ही वर्क करून त्याचा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करून जेव्हा 2200 सभासद तुमचे होते तेव्हा फॉर्म द्यायला हवा त्यामुळे 2200 सभासद आता मला माहिती नसेल काढायची ही मला वाटते की मोठं नुसती अंधशंका आहे तर फुकट मिळत म्हणलेला प्रश्न विचारली ही कामाची पद्धत नाही तुम्ही येथील छाप घ्यायला जातात 10 मिनिटं बाकी थोडे बैतूल असं मराठी खूप प्रश्न मला बघायची अंतर्गत सगळे एक्सपिरियन्स काय असेल मला ओळखलं यांना ओळखून चालू केलं माझी नंतर मुलाखत फॅमिली आहे ना त्याची फॅमिली एकच गाडी नाही खूप राहिली म्हणजे तिथे कामा केलेली खूप हायली क्वालिफाईड होता म्हणजे मेट्रोसवरती काम केलं आणि खाल्यावरती चांगला आणि वरती एक सोसायटी दिली आपल्या सोसायटीचं बॉम्बेचं असेल नियर अबाउट 200 करोडचं नियर अबाउट 200 करोडचं नंतर इलेक्ट्रॉनिक त्या सोसायटी आणि अपार्टमेंटची माझ्या थोडंसं पण भेट दिली ती साफ सुत्र सरळ बात करणारा जातो सगळ्या खटाकडे जातो एकदम खडक बात करणारा हे दिसत सांगता म्हणजे त्यांचं तुम्हाला खटकडे असून मिळणार नाही आणि सगळी जी फॅमिली आहे ही सगळी फॅमिली ओरिजिनल मुंबईची कोकणी आणि हे सगळं जामा मस्जिदचं समज जी माशी नॉलेज नोंद आहे हा देखील आपल्याला पहिले तरी करायचं आहे पण पहिले तुमच्याकडे किती लोक तयार आहेत ते 200 सभासद करतील तुम्ही इंटरेस्ट गेलो नगर वसुली सरकार आणि त्याला रोज फक्त सणावाली मेसेज कुठल्या काही रमजानात याद येऊन की मला 200 सभासद